मेरी तोपचाची का लड़का होता ना तो सीओ को लेके गजार में फेंक देता। सही बोल रहे हैं। ऐसा सीओ को बिल्कुल ना सरकार के सिस्टम में बैठने का अधिकार है, ना अंचल कार्यालय में बैठने का अधिकार है, कहीं अधिकार नहीं है। उनको झाड़ियों में रहने का अधिकार है, उसको जेल के सलाखों के पीछे रहने का अधिकार है। और आज हम ये कह रहे हैं, यही इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं बोल्ड सांसद चुनिए, कसम से बोल दे रहे हैं। अगर जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा चुनाव जीता ना तो उसका प्रभाव रांची में दिखता, और चुनाव जीत जाते ना तो वो नगड़ी का सीओ का ये हिम्मत नहीं होता। हम चुनाव सांसद बनने के लिए मलाई खाने के लिए नहीं आए हैं, हम छात्रों जो डरे समय छात्र हैं उनको हिम्मत देने के लिए आए हैं। जिस दिन हम किसी सीट से चुनाव जीतेंगे वहां वह छात्र रहे चाहे किसान रहे, वो थाना में जाने के लिए डरेगा नहीं, वो बीडीओ के कार्यालय में जाने के लिए नहीं डरेगा। हम उनको निडर बनाने के लिए आए। अगर हमको चुनाव ठीक है तो फिर टाइगर विल लड़ेंगे, टाइगर विल रिप्लेस टाइगर। दर्शन रहा, चूक कहाँ लग रहा है कि हुआ? जीत का एक तरीके से दहलीज पर आकर जयराम कहाँ पिछड़ गए? हाँ बिल्कुल, हमें लगता है 60 से 70 हजार वोट अगर आ जाते तो हम लोग चुनाव को 10-15 हजार से जीत जाते हैं। और वही हम लोग का टारगेट था कि चुनाव को लगभग जीत की स्थिति में लोग आ जाएंगे। लेकिन हमें चूक रह गई कि हम लोगों ने राजनीति किया, बाकी लोगों ने कूटनीति और साजिश और षड्यंत्रों का सहयोग लिया, और हम लोग ऐसा कर नहीं पाए। जबकि चुनाव में राजनीति का पार्ट होता है कूटनीति, उसमें हम लोग विफल रहे। हमारे पास कूटनीति नहीं थे, कूटनीति को जानकार लोग नहीं थे, और अगर हम लोग जानकार भी थे तो कूटनीति का लेना उचित नहीं समझा। और सबसे महत्वपूर्ण जो विषय रहा वो ये रहा कि जो 10 दिन हमारा नुकसान हुआ, जिसमें हम अपने प्रत्याशियों के पक्ष में भी नहीं जा पाए, वो 10 दिन हम अपने लिए भी समय नहीं दे पाए। वो 10 दिन नुकसानदायक रहे। अगर उस 10 दिन हम ग्राउंड में होते, सभाओं में होते, नुक्कड़ सभाओं में होते, रैलियों में होते, रोड शो में होते, तो 50 से 70 हजार वोट फिर ऐड कर लेते हैं। आप कह रहे थे कि भाई बूथ मैनेजमेंट को लेकर के भी आपने कई बार कहा कि भाई हमारे पास तो धनबल नहीं है, लेकिन अपने अपने से लोग हम देख रहे थे कि लगातार लगे रहे। एक जो हम आंकड़ा जुटा पाए कि भाई कहीं कहीं अल्पसंख्यकों का एक तरीके से उस तरीके का रुख देखने को नहीं मिला, जिस तरीके का सभा में लोग तब्दील होते दिखे। आपको लगता है बड़ा फैक्टर रहा अल्पसंख्यकों का? नो डाउट फैक्टर रहा, क्योंकि हम लोगों ने ये बात हमने कहा था, अपने प्रधान महासचिव हम लोग बैठे थे चुनाव के बाद, हमने एक ही चीज कहा था कि अगर आपका वोट परसेंटेज हम लोग की जीत हार को तय करने वाला है, ये त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन खैर उनकी ओर से जो भी वोट आए, 2% आए, 3% आए, 4 आए, 5 आए, जो भी आए उनका हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। एक नए लड़के पर अगर उस कौम के 2% लोगों ने भी विश्वास जताया है तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हालांकि हम लोग भविष्य में प्रयास करेंगे कि वो मैक्सिमम हो। अभी आप जब समीक्षा कर रहे हैं गिरिडीह लोकसभा को लेकर विशेष तौर पर कर रहे हैं, लेकिन आपके जो अन्य प्रत्याशी हैं उनका भी जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला। हजारीबाग में तकरीबन 1,57,000 के आसपास, 1,32,000 के आसपास रांची, और सबसे दिलचस्प बात तो एक कोडरमा में भी देखने को मिला, जहां प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा, एक बड़ा नाम है, विधायक भी रह चुके हैं, वो बड़ा फैमिली बैकग्राउंड रहता है, वो 4 नंबर पर चले गए, जबकि मनोज यादव तीसरे नंबर पर वहां पे दिखाई दिए। एक दिलचस्प बात यह भी है कि जितना वोट से सीता सोरेन तकरीबन 22,000 के आसपास वोट से आ रही है, 19,000 के आसपास आपके भी कैंडिडेट ने वोट लाया। तो उन लोगों के लिए क्या समीक्षा आप लोग कर रहे हैं लोकसभा के स्तर पर? हाँ, तमाम हर जगह समीक्षाएं हो रही है, क्योंकि हम लोग विधानसभा चुनाव लड़ना है। उसी वोट को हम लोग विधानसभा में आधार मानेंगे ना। आखिर लोग हम लोग का हौसला बुलंद क्यों है गिरिडीह में? क्योंकि हम लोग 2 सीटों पर बढ़त है। मथुरा प्रसाद महतो ओवरऑल सेकंड है, लेकिन सीट उनका एक ही रहा, केवल वो टिंडी में ही लीड कर पाए। तो हम लोग का हौसला बुलंदी में भी बहुत ज्यादा अंतर, बिल्कुल 1,000 से लीड किए हैं। और हम लोग डुमरी में उनको लगभग 35,000 वोटों से पछाड़े हैं, दोनों प्रत्याशियों को 35-40 हजार वोटों से पछाड़े हैं। तो आज चुनाव हार के बाद भी हम लोग जीत क्यों मान रहे हैं? कि हम लोग 2 विधानसभा में लीड किए, 2 विधानसभा में हम लोग 50,000 से अधिक गए, 1 विधानसभा में 50,000 के आसपास रहे। बस गिरिडीह में चूंकि शहरी क्षेत्र था और शहरी जो मुद्दे थे उनको हम लोग शायद पढ़ नहीं पाए, उन मुद्दों पर हम लोग रोड मैप नहीं तैयार कर पाए। शायद त्रुटि हुई, लेकिन उम्मीद करते हैं जैसे जैसे समय बढ़ेगा शहर के लोग भी स्वीकार करेंगे और शहर के लोग भी आशीर्वाद देंगे। लोकसभा के बाद निगाहें विधानसभा को लेकर के है। पहले तो आपसे खूब सवाल हम पूछे कि भैया लड़िएगा कहाँ से? आप बोले कभी धनबाद, कभी बोले कि नहीं हम पारसनाथ पहाड़ से अपना आगाज करने जा रहे हैं। इस बार विधानसभा में आगाज कहाँ से? देख, कहा पाना बड़ा टफ है, इसलिए टफ हो जा रहा है कि देखिए जो भी लोग हैं, विशेषकर लोकसभा के लोग, आप अगर रांची भी जाइएगा तो वे कह रहे थे कि हम जयराम महतो को वोट दे रहे हैं। वहाँ हमारे प्रत्याशी कौन है मालूम नहीं। मांडू में भी वही चीज था कि जयराम महतो को। तो ओवरऑल 10-15 सीटें हैं जहाँ लोग चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें। तो ऐसा बहुत विकट परिस्थिति में आके हम खड़ा है। तो ऐसी परिस्थिति में गिरिडीह जो लोकसभा है वहां से तो एक सीट हमको लड़ना ही पड़ेगा। हम माना जा रहा है, क्यास लगाया जा रहा है कि आप डुमरी लड़ सकते हैं। देखिए डुमरी को सेफ सीट मानते हैं? नहीं, वोट का आधार भी उसी तरीके से? नहीं, सेफ सीट तो कोई नहीं, चूंकि जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो और इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन टुंडी इतना गणित अब आने लगा है कि क्या हो सकता है? हाँ देखिए, मोटा मोटी मान के चलिए गिरिडीह लोकसभा में 4 सीटों पर मैंने चर्चा परिचर्चा हो रहा है। गिरिडीह और बागमारा को छोड़ दिया जाए तो बाकी टुंडी, डुमरी, गोमिया और बेरमो, इन 4 सीटों से मेरे नाम का चर्चा हो रहा है कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए। तो 4 सीटों पे तो चुनाव लड़ना संभव नहीं है, 2 ही सीटों पे लड़ेंगे। तो अब वो फाइनल समय ही तय होगा। बाकी हम लोग तैयारी, जो भी हमारे प्रत्याशी होंगे संभावित, उनको हिंट दे दिया जाएगा कि आप फील्ड में चले जाइए,
अगर हम वहां से लड़ते हैं तो बस उस समय आपको बैकअप करना है। 27.5% आपने वोट लाया है, बहुत बड़ा आंकड़ा होता जी, है। बड़े बड़े लोग जो है निर्दलीय एक तरीके से प्रत्याशी चुनावी दंगल में थे, वो हार गए। वो फर्स्ट टाइम आप वोट लाए ऑल ओवर इंडिया में शायद ये हिस्ट्री में हमको लगता है, अगर हिस्ट्री को अध्ययन किया जाए तो शायद कोई हो सकता है कि नहीं, हम नहीं कह सकते। बहुत बड़े बड़े लोग चुनाव हारे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार चुनाव लड़े थे, वो हार गए थे, देश के प्रधानमंत्री बने। जी बिल्कुल। नहीं, उसके बाद 27% वोट जो हम लोग लेके आए, देखिए उसके बाद जो भी लोग चुनाव लड़ेंगे एक प्लानिंग से लड़ेंगे, एक तैयारी से लड़ेंगे। हम लोग तो अनाड़ी बन के खिलाड़ियों के बीच कूद गए थे। बस क्या थी, विचारधारा थी, हमारी आइडियोलॉजी थी। तो ऐसे परिस्थिति में मात्र 1 साल पहले हम लोग पार्टी बनाने का घोषणा किए हैं, 1 साल पहले हम लोग चुनाव लड़ने का घोषणा किए हैं, 18 जून को घोषणा किए हैं कि आपका 25 मई को हम लोग का चुनाव है, यानी 18 और 5 23 दिन तो कम ही मानते हैं। यानी 1 साल भी नहीं हुआ हम लोग को तैयारी का, और उस 1 साल में आप इंडिपेंडेंट लड़ते हैं और पहला चुनाव लड़ते हैं, अभी लोकसभा से लड़ते हैं और 27.5% वोट लेके आते हैं। ये गर्व का विषय है। हम तो चुनाव वोट हम लोग तो जीत के लिए थे, और जीत जाते तो और ही नया इतिहास बनता। अंदर से कमजोर नहीं हुए हैं टाइगर, वही टाइगर हैं। 3 घंटे से देख रहे हैं कि आप जबरदस्त गर्मी में लोगों का आप जो एक तरीके से सुन रहे थे, कम बोल गए आप, वही टाइगर है या कुछ थोड़ा सा लग रहा है कि भाई कमी रह गई? कोई कमी नहीं है। और वो कहते हैं शेर जब 4 कदम पीछे आए तो ये ना समझना कि वो डर के मारे पीछे आ रहा है। इसका मतलब है वो अगली प्लानिंग के लिए पीछे आ रहा है, और अगली प्लानिंग विधानसभा का चुनाव है। एक सवाल ये कि जिस तरीके से आपने कहा कि भाई विधानसभा स्तर पर जो लोग हैं, जो पहले से ही आपके पार्टी या एक तरीके से आंदोलन में जुड़े रहे, वहाँ कहीं ना कहीं कठिन दौर होगा आपके लिए। 81 विधानसभा से आप लोगों को प्रत्याशी के तौर पर उतारेंगे, बड़ा टसन और एक तरीके से चुनौती होगा आपके लिए। इन चुनौतियों के बीच में क्या लग रहा है, कुछ चीजें छूट जाएंगी, बढ़ जाएंगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी यही देखा गया, किन्हीं की नाराजगी ये रही कि आप जयराम दा हमारे साथ नहीं आए, हमारे गाँव नहीं गए, उनको ज्यादा वैल्यू दिया गया, तवज्जो दिया गया। ये सब चीजें युवाओं में खास करके देखा गया। एक बहुत जेन्युइन प्रश्न है, इसको आप बखूबी समझते होंगे। क्या लग रहा है चुनौती आपके लिए? चुनौती आएंगी और चुनौतियों का समाधान भी खोजना होगा, और हमें लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले हमारे पास जो समय है उसमें हम लोग चुनौतियों का समाधान कर लेंगे। तो अभी आप समीक्षा कर रहे हैं कि किन्हें किन्हें प्रत्याशी बनाना है? देखिए समीक्षा, हाँ, लगभग इन चीजों पर भी हम लोग का फीडबैक बन चुका है कि डुमरी में मेरे अलावा कौन प्रत्याशी हो सकते हैं, टुंडी में मेरे अलावा कौन प्रत्याशी हो सकते हैं, गिरिडीह में कौन प्रत्याशी हो सकते हैं, बाघमारा में कौन प्रत्याशी हो सकते हैं। तो तमाम सीटों पर प्रत्याशी संभावित हैं, 2 हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 5 भी हैं। तो संभावित प्रत्याशी हैं हमारे पास। अब उनमें एक मैंने समन्वय बनाया जाएगा और उसमें से एक को तय किया जाएगा। ईवीएम का 12 नंबर खोजने में बड़ा एक तरीके से हम लोग वोट करने के लिए गए थे। 12 नंबर में ईवीएम मशीन है भाई, आप वहां बटन दबा रहे हैं। सिंबल आप लोगों को पहुंचाने में बहुत दिक्कत हुआ होगा। और आप चूंकि जब आप चुनाव लड़ेंगे, जाहिर सी बात है आपको एक सिंबल, चूंकि 27.5% आपने वोट लाया है, रजिस्ट्रेशन एक तरीके से जेएलकेएम का हुआ है, सिंबल का क्या एक तरीके से आधार है? क्या आप लोग के जो रणनीतिकार हैं या देख रहे हैं 1 महीना में हम लोग का सिंबल और पार्टी का कंफर्मेशन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और जो विधानसभा जब चुनाव लड़ेंगे तो हमारा सिंबल पहले से अलॉटमेंट रहेगा और हमें कोई असुविधा नहीं होगी। ऊपर में होगा, 5 में होगा, 6 में होगा। ये 12 नंबर सही बात है, कंफ्यूज हुआ है। 12 नंबर फिर भी, लेकिन 3,47,323 वोट, शायद गलत 322। बिल्कुल, ये ऐतिहासिक है और प्राउड फीलिंग वाला मोमेंट है। इसके लिए हम लोग एक्सपेक्ट किए थे, उम्मीद भी किए थे कि हमारा वोट। आपके विपक्ष में आपको जानकारी एक आपको बताना चाहते हैं कि आपके जो विपक्ष के लोग हैं, चाहे जेएमएम के हों, आजसू के हों, भाजपा के हों, उनके दिमाग में खटक गया कि भाई जयराम इतना नहीं सोचे थे कि भाई इतना वोट ला सकता है। बिल्कुल, हमने तो कहा यूथ है, अब जहाँ से आपकी सोच खत्म हो जाती है वहां से हमारी सोच स्टार्ट होती है। एक अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल ये कि अगर आप मान लीजिए कुछ सीटें विधानसभा में फतेह करते हैं, कहा यह जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है इस बार जिस तरीके से गणित देखने को मिला देश की राजनीति में, इस बार की राजनीति में विधानसभा स्तर पर जयराम खेला कर सकते हैं। अगर बहुमत किसी की नहीं आती है, जयराम किधर जाएंगे? देखिए, ये भी जो राज्य की आइडियोलॉजी को सूट करेगा, जो राज्य के जनता का समन्वय को स्थापित करने में सक्षम होंगे, उसके बाद एक रायशुमारी ली जाएगी। उस रायशुमारी के बाद ही हम लोग तय कर पाएंगे। जयराम जी, आज एक पेपर कटिंग में चल रहा है कि बीजेपी आपसे गठबंधन करेगी। देखिए, ये बहुत सारी बातें अभी आएंगी, सुर्खियों में अभी नाम बना हुआ है जयराम माथुर, हकदार हैं हम लोग। और मैं चाहूंगा तमाम मीडिया बंधुओं का धन्यवाद कि वे हमें तरहीज दे रहे हैं, और साथ ही साथ वे जो हमारा मनोबल बढ़ा है उसके लिए आभार, और बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। लोकतंत्र की, चूंकि मीडिया है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और हमने लोकतंत्र की खूबसूरती को प्रेजेंट किया है। बिना धनबल के हम लोग चुनाव लड़े हैं, तो आज हमें अगर अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा तो फिर भविष्य में शायद ही कोई ऐसा युवा आएगा जो लोकतंत्र की मर्यादाओं को मान रखेगा। भले लोग चुनाव जो भी जीत रहे हैं, लेकिन सबको मालूम है कि एक एक लोकसभा में करोड़ों का इन्वेस्ट किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसी कारण आज मंत्री भ्रष्ट होते हैं, इसी कारण विधायक सांसद भ्रष्ट होते हैं, इसी कारण वो जनता से कट जाते हैं, क्योंकि वो पैसा लगा के चुनाव लड़ते हैं। अतः लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो हमें प्रेरित कर रहा है,
इसके लिए हम उनका आभार और साथ ही साथ उनसे निवेदन है हमें प्रेरित किया जाए, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र की खूबसूरती को प्रेजेंट किए हैं। तो प्रेरित करने के लिए कोई पार्टी से ऑफर जरूर आया होगा, इतना वोट लेके जयराम आए हैं, मतलब एक तरीके से कहर है। शुरू नहीं हुआ अभी क्या अभी तक किसी पार्टी से हमें कोई संबंध नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि जैसे ही देश की राजनीति शांत होगी, तो हो गई कल मंत्रिमंडल का शपथ वपथ सब हो जाएगा, उसके बाद हमें विश्वास है कि जो भी राजनीतिक दल हैं जो राज्य में सक्रिय हैं उनकी ओर से प्रस्ताव आएंगे। एक अंतिम संदेश के तौर पर क्या देंगे देश की राजनीति के लिए, चूंकि गठबंधन पर इस बार सरकार बनी है, पहली बार मोदी समझिए कि गठबंधन में सरकार चलाएंगे। जब वो मुख्यमंत्री थे तो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, 2 वर्ष के जो 2 बार उनके कार्यकाल रहे उसमें भी वो पूर्ण बहुमत के साथ थे। इस बार आप क्या देखते हैं, क्योंकि आप जो एक तरीके से बात करते रहे नजर आए कि भाई आप प्रधानमंत्री मत चुनिए, आप जो है संसद चुनिए, तो आप एक तरीके से वही पेंच देखने को मिल रहा है, इसमें जयराम का क्या संदेश? देखिए, सबसे पहले बात, जो देश की सरकार है उनको हम शुभकामनाएं देंगे और उनसे अपेक्षा करेंगे, हम भी एक यूथ हैं, जो यूथ की समस्या है पहले उसका समाधान हो। यूथ बेरोजगारी से परेशान है, यूथ कहीं ना कहीं आज बहुत ज्यादा हतोत्साहित है, नर्वस हैं, तो इसलिए रोजगार का साधन का सृजन किया जाए, उद्योग कैसे बढ़िया लगेंगे उस पर कैसे बात होगी, हमारा जो महंगाई वो कैसे नियंत्रण होगा, इन चीजों पर बात होगी। बने इंडिया को इंडिया रहने दिया जाए, इंडिया को अडानी में तब्दील ना किया जाए, यही हमारी केंद्र सरकार से निवेदन होगी। जयराम जी, जैसे डुमरी में देखा जाए, डुमरी विधानसभा की तो देखेंगे तो प्राकृतिक रूप से जो यहाँ पे टाइगर जगन्नाथ महतो जी थे, वो भी टाइगर के नाम से जाने जाते थे, और आप भी अभी वर्तमान में ट्रांसफर हो पाया, अब आपका उदय है, तो और आपने अभी कहा कि जनता मुझे जहां से चाहेगी हम चुनाव लड़ेंगे, तो 90,000 जनता तो कह दी है कि डुमरी से हमने प्यार दिया है। ठीक है, तो फिर टाइगर विल डुमरी ही लड़ेंगे आप, टाइगर विल रिप्लेस टाइगर। और एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे, ये सवाल जवाब ले लीजिए आप, जवाब इनका फाइनल ले। देखिए, अगर जनता तय करेगी तो निसंदेह डुमरी क्या तय है, तो कर दिया है, 90,000 वोट दिया तो तय तो कर दिया है। ठीक है, वो लोकसभा 55 में रोक दिया, लोकसभा के लिए उन्होंने दिया था, अब विधानसभा के लिए वो रायशुमारी कर लेंगे। एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे, वो जो रांची वाला जो नगरी वाला जो सीईओ का जो मामला आ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल उस सीईओ को बर्खास्त करना चाहिए, उसका सारा जो सीईओ के पीरियड में जितना पैसा सैलरी मिला है सबको जब्त कर लेना चाहिए, उसको वापस उसी हाल में छोड़ देना चाहिए जिस हाल में उसने सीईओ बनना प्रारंभ किया था। बिल्कुल ये बहुत गलत है, आपसी रंजिश के कारण एक छात्र के भविष्य को वो खा जाता है। अब बताइए, लोग कहते हैं कि मैंने आज के युवा भटक जा रहे हैं, आज के युवा अपराधी तत्वों में चले जा रहे हैं। अगर दूसरा खैर वो लड़का पता नहीं क्या क्या नहीं किया, अगर हमारे तरफ पे डुमरी तोपचांची का लड़का होता ना तो सीईओ को लेके बाजार में फेंक देता। सही बोल रहे हैं, ऐसा सीईओ को बिल्कुल ना सरकार के सिस्टम में बैठने का अधिकार है, ना अंचल कार्यालय में बैठने का अधिकार है, कहीं अधिकार नहीं है। उनको झाड़ियों में रहने का अधिकार है, उसको जेल के सलाखों के पीछे रहने का अधिकार है। और आज हम ये कह रहे हैं, यही इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, बोल्ड सांसद चुनिए, कसम से बोल दे रहे हैं। अगर जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा चुनाव जीता ना तो उसका प्रभाव रांची में दिखता, और सही बोल रहे हैं, अगर गिरिडीह हम जीत जाते ना तो सीईओ का औकात नहीं रहता। आज जब हम चुनाव, आज आपको बता रहे हैं, चंद्रपुरा में एक प्लांट आया है, वो कब केस को जारी किया पता है? जब चुनाव का रिजल्ट आ गया उसने 5 तारीख को केस किया लड़का ऊपर। यानी उतना बड़ा कंपनी इस इंतजार में था कि 4 को रिजल्ट आने दीजिए, अगर जयराम महतो के पक्ष में रिजल्ट आएगा तो हम लोग ग्रामीणों पे केस नहीं करेंगे। ये दमखम था हमारा। लेकिन गिरिडीह की जनता कुछ समझ नहीं पाए, उन्होंने केंद्र को देखा, केंद्र उनके घर तक नहीं आएगी, लेकिन जयराम महतो उनका हिम्मत बनता। बिल्कुल प्री टर्न में ये चर्चा था, प्री टर्न के तमाम प्रखंड कार्यालय में ये चर्चा था कि अगर ये लड़का संसद बन के आएगा तो जो भ्रष्ट पदाधिकारी उनकी खैर नहीं रहेगी। हम बोल दे रहे, अगर हम गिरिडीह लोकसभा चुनाव जीतते हैं, इधर हजारीबाग तक हमारा हवा रहता, इधर रांची तक हमारा हवा रहता, इधर पुरुलिया तक हमारा हवा रहता। देखा जाए तो आप पूरे झारखंड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वहाँ का भी मामला आया है तो कहीं ना कहीं आप भी बिल्कुल संज्ञान में लेंगे। हम सुबह से खोज रहे हैं, हम लगातार हम रांची के साथियों से संपर्क कर रहे हैं। जैसे सीईओ का नंबर 1 क्लास तो जरूर लगाएंगे। उनके बाप का झारखंड नहीं है, झारखंड बिरसा के शहादत से मिला है, झारखंड निर्मल के शहादत से बना है, और यहाँ सीईओ मलाई मारने के लिए आए, वैसे सीईओ की खैर नहीं होगी, चाहे वो कोई रहे। लड़ाई आर पार की लड़ने के लिए आए हैं। नहीं तो अगर हमको सांसद विधायक बनना होता तो हम किसी पार्टी में चल जाते, सांसद भवन में हमारा अभी मतलब शपथ ग्रहण होता। हम आए हैं झारखंड के लोगों के जो डर है उस डर को बदलने के लिए, और लिख दिए जिस दिन हम लोग चुनाव जीतेंगे ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों का कहीं जगह नहीं होगा, झाड़ियों के पीछे होंगे वो। मतगणना केंद्र के दिन, जिस दिन मतगणना हो रही थी, मतगणना जिस दिन हो रही थी, उस दिन आपके जो समर्थक थे, कहा गया कि जयराम के समर्थक जो है, देखिए सबसे पहला बात, देखिए वहाँ पहला बात, हम शुरू सुबह से लेके शाम तक हम अंदर थे। हम एक प्रत्याशी थे, सुबह से हम शायद पहला प्रत्याशी थे जो एक राउंड का हाल स्वयं ले रहा था। हम एक राउंड का हाल ले रहे थे, हम माइक का भी सुन रहे थे, हम पर्ची में भी जाके क्या बन रहा है, एक बूथ से क्या आ रहा है, एक बूथ की बात मैं कर रहा हूँ, एक ईवीएम का हम हाल ले रहे थे। तो हम दिन भर अंदर थे, बाहर क्या हुआ उसकी हमें अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन हाँ, कुछ ये मालूम चला उसमें सभी जो राजनीतिक दल हैं सबका थोड़ा मोड़ा योगदान है, सबका थोड़ा मोड़ा रोल है। लेकिन चूंकि
दाग किधर लगा जरा महतो पर क्यों लगा, न जेएमएम सरकार में है, आंसू के सांसद जीत चुके हैं तो उन पर तो उन लोग कोई सवाल करेगा नहीं। तो ये केवल और केवल एक भ्रम है। जो भी त्रुटियां हुई उनमें कहीं ना कहीं कुछ दुविधा जो हुआ था उसके लिए जो वहाँ सभी लोग जिम्मेवार हैं, जो नैतिक जिम्मेवारी उनको भी लेनी चाहिए। हालांकि हम लोग प्रयास करेंगे भविष्य में ऐसा ना हो। चलिए, भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने आपको भगत सिंह की संज्ञा दी थी और वो दिखता भी है। बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल बोल तो दिए, सच बोल रहे हैं कि जिस दिन गिरिडीह लोकसभा अगर हम अभी चुनाव जीत जाते ना तो वो नगरी का सीओ का ये हिम्मत नहीं होता। हम चुनाव सांसद बनने के लिए मलाई खाने के लिए नहीं आए हैं, हम छात्रों जो डरे समय छात्र उनको हिम्मत देने के लिए आए हैं। जिस दिन हम किसी सीट से चुनाव जीतेंगे वहां वह छात्र रहे चाहे किसान रहे, वो थाना में जाने के लिए डरेगा नहीं, वो बीडीओ के कार्यालय में जाने के लिए नहीं डरेगा। हम उनको निडर बनाने के लिए आए। अगर हमको चुनाव जीतना होता, चलिए बहुत बहुत बिजली विभाग रहे चाहे जो रहे, किसी को नहीं बख्शेंगे। सवाल मुझे याद आ रहा है कि जो भी आपको वोट किए हैं वो अदर पार्टियां हैं उसको टारगेट कर रही है और जहां जिसको मिल रहा है वहां पे उनका बदला ले रही है। तो उन तमाम लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे जो भी राजनीतिक दल जीते हैं आप लोग अपना काम कीजिए, जो लोग वोट नहीं किए उनको दिल को जीतने का प्रयास कीजिए। ये राजनीति नहीं है, नफरत की राजनीति ना करें, द्वेष की राजनीति ना करें। अरे हम तो हारे हुए प्रत्याशी हैं, सो हम उन लोगों का काम कर रहे हैं जो लोग हमको वोट नहीं किए हैं। तो आप तो जीते हुए प्रत्याशी हैं, ये नफरत की राजनीति ना करें, बूथ देखकर वो राजनीति ना करें कि किस बूथ से वोट आया नहीं आया है, ये गलत हो रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया।